साइकिल रिक्शा कुशादा चौक में से गुजर कर एक निस्बतन तंग बाजार में दाखिल हो गया। यहाँ सड़क हमवार नहीं थी और धचके लग रहे थे। इंटेलिजेंस के आदमी ने बंगला जबान में शायद रिक्शे वाले को आराम से चलने की हिदायत की। मैं तेज नजरों से उस इलाके के मकानों, फ्लैटों और दुकानों का जायजा ले रहा था। यहाँ हर 4-5 इमारतों के बाद एक तंग गली अंदर को जाती थी। ये पुराने खस्ता हाल फ्लैटों वाली इमारतें थी जहाँ बच्चे इधर उधर सड़क पर खेल रहे थे। एक जगह सड़क के गड्ढे में से गुजरते हुए साइकिल रिक्शे को जोर का धचका लगा और उसके साथ ही इंटेलिजेंस के आदमी और मेरे दुश्मन का बाजू मेरे बाजू से निकल गया। जिंदगी के मैदान में छलांग लगाने का यही एक मौका था और मैं उस साइकिल रिक्शे से कूद गया। सड़क पर गिरते ही मैं पूरी ताकत से जिधर मुंह उठा दौड़ता चला गया। मेरे पीछे पकड़ो पकड़ो का शोर मच गया। ये मेरे दुश्मन की पुकार थी। मुझे हर लम्हे पीछे से होने वाले फायर का धड़का लगा हुआ था। अचानक एक समाज शिकन धमाका हुआ और मेरी सांस हलक में रुककर फंदा सी बन गई। मैं लड़खड़ा गया और मेरी आंखें धुंधला गईं। यकयक सामने एक गली आ गई जिसकी दोनों जानिब ऊंचे फ्लैट थे। मैं अपने जिस्म की पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगा। अभी तक मुझे अपने जिस्म में किसी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ था। गोया गोली मुझे नहीं लगी थी और यह भी मुमकिन था कि वो महज खौफजदा करने के लिए ही चलाई गई हो। मुझे अपने पीछे इंसानी कदमों के दौड़ने की आवाज आ रही थी। आगे जाकर गली बाएं तरफ घूम गई। मैं तेजी से दौड़ता हुआ उस तरफ घूम गया तो दिल धक से रह गया। आगे गली बंद थी। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं हर कीमत पर अपनी जान बचाना चाहता था। एक बिल्डिंग का दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैं उसी में घुस गया। सामने लकड़ी का कुशादा जीना था। मैं तेजी से जीना चढ़ने लगा। पहली मंजिल पर बाएं जानिब एक खिड़की थी। मैंने झांक कर देखा। नीचे एक ट्रक खड़ा था जिस पर बोरियां लदी हुई थी। मैंने आओ देखा न ताओ और खिड़की में से ट्रक पर छलांग लगा दी। बोरियों में कोई नर्म चीज भरी हुई थी। मुझे कूदते देखकर दुकान पर कुछ लोग हैरान होकर देखने लगे। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। ट्रक में से उछलकर मैंने दूसरी तरफ छलांग लगा दी और दूसरी गली में घुस गया। मैं बेतहाशा दौड़ता जा रहा था। खुदा का शुक्र है कि पीछे से अभी तक दूसरा फायर नहीं हुआ था। मेरा मफलर रिक्शे से कूदते वक्त सड़क पर ही रह गया था। मैं घबराहट के आलम में एक बिल्डिंग में घुस गया। अंदर जाकर महसूस हुआ कि ये जूतों की मार्केट है। आमने सामने छोटी छोटी दुकानें थीं। कारोबार हो रहा था लेकिन लोगों का ज्यादा हुजूम नहीं था। मुझ पर अब भी खौफतारी था। जो भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी मेरा पीछा कर रहा था उसकी गोली किसी वक्त भी मेरी पीठ में पेवस्त हो सकती थी। कुछ दुकानदारों ने हैरत से मुझे भागते हुए देखा। बदकिस्मती से ये मार्केट आगे जाकर बंद हो जाती थी। अब सिवाय उसके कोई चारा नहीं था कि किसी दुकान में घुस जाऊं। चुनाचे मैं आखिरी दुकान में घुस गया। जहां दराज कद आदमी जूतों के डिब्बों को अलमारी में लगा रहा था। मैं उसके करीब से फलांग कर अंदर के दरवाजे का पर्दा उठाकर भागा तो उसके हाथ से डिब्बा छूट गया। दुकान में घुसते ही मेरी नजर गैर इरादी तौर पर दीवार पर लगे खाना काबा के एक कते पर पड़ी थी। साफ जाहिर था कि ये दुकान किसी मुसलमान की है। दुकान के पीछे एक तंग कमरा था जिसमें चारपाई बिछी हुई थी। मेरे पीछे पीछे दुकान का मालिक भी अंदर आ गया। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगा। कौन हो तुम? मैंने एक ही सांस में कहा, मैं मुसलमान हूँ। पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। मुझे पनाह चाहिए। उसने ऊपर 2 छत्ती की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस 2 छत्ती दीवार में एक खत्ता है, उसमें जाकर छुप जाओ। 2 छत्ती दीवार एक मर्द की ऊंचाई के बराबर थी। मैं उछल कर ऊपर चढ़ गया। यहाँ खाली डिब्बे पड़े हुए थे। उनके पीछे एक चौकोर सुराख नजर आया। ये वही खत्ता था जिसकी तरफ दुकानदार ने इशारा किया था। मैं इस खत्ते में घुस गया जहाँ मैं बमुश्किल बैठ सकता था। मैंने आगे जूतों के खाली डिब्बे कर लिए। मुझे यकीन नहीं था कि मैं बच सकूंगा क्योंकि इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर ने मुझे मार्केट में घुसते हुए देख लिया होगा। मार्केट आगे से बंद थी। वो एक एक दुकान की तलाशी लेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं खत्ते में दुबका बैठा खुदा से दुआएं मांगता रहा। दफतन दुकान के अंदर से आवाजें सुनाई दी। मैंने इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर की आवाज सुनी। वो दुकानदार से मेरे ही बारे में पूछ रहा था। मुसलमान दुकानदार की आवाज आई, अजी मेत्र जी तशरीफ रखिए। धनबाग हमारे कि आप हमारी दुकान पर आए। अव्वल तो यहाँ कोई आदमी नहीं आया और फिर यहाँ कोई मुल्क दुश्मन दाखिल होकर भला मुझसे बच सकता है। हम तो आपकी खिदमत के लिए यहाँ बैठे हैं। इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर की आवाज आई, वो पाकिस्तानी जासूस है और इसी मार्केट में घुसा है। मुसलमान दुकानदार ने एक बार फिर लाइल्मी जाहिर करते हुए कहा, पाकिस्तानी जासूस है तो फिर मेरे हाथों से बचकर नहीं निकल सकता। हम तो पाकिस्तान को खत्म करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में कुछ और हैं। पाकिस्तानी जासूस और मेरी दुकान में आ जाए, तौबा कीजिए। मेरा ख्याल है वो जरूर सामने वाले गुस्ल खानों की तरफ निकल गया होगा। उधर से बाहर को रास्ता है। आइए मेरे साथ अभी ढूंढ लेते हैं उस वतन दुश्मन को। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। मेरा दिल जो जोर जोर से धड़क रहा था थोड़ा सा पुरसुकून हो गया, मगर मौत की तलवार अभी तक मेरे सर पर लटक रही थी। कोई 5 मिनट बाद, जो 5 घंटों से भी ज्यादा लग रहे थे, दुकान के अंदर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर दुकानदार की आवाज आई। वो किसी खातून गाहक से बातें कर रहा था।
खातून गाहक के साथ बच्चा था जिसके रोने की आवाज आई। दुकानदार ने अपने नौकर को आवाज देकर बच्चे के लिए रसगुल्ले लाने को कहा और जनाना सैंडलों के बारे में बातचीत शुरू कर दी। इंस्पेक्टर की बला शायद टल गई थी। मेरी जान में जान आ गई। औरत चली गई, उसके साथ ही दूसरे गाहक आ गए। ये सिलसिला 1 घंटे तक चलता रहा। मैं खत्ते में उकड़ू बैठे बैठे थक गया था। मैंने 2 छत्ती की तरफ अपनी टांगे पसार दी। उससे मुझे सुकून मिला। दुकानदार की बातों पर एतबार करके भारतीय इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर के इतनी जल्दी चले जाने से और कुछ इस मुसलमान दुकानदार की गुफ्तगू से मैं 2 नतीजों पर पहुंचा था। एक तो ये कि ये मुसलमान दुकानदार पाकिस्तान के झंग स्याल के इलाके का रहने वाला है। दूसरे, ये शख्स CID वालों का आदमी है। कलकत्ते में झंग और चकवाल के लोग मुद्दतों से आबाद थे और जहाँ खुश्क मेवे और चमड़े का कारोबार करते थे। ये इंडियन नेशनल थे, बंगला जबान भी रवानी से बोलते थे, मगर उनका लहजा अभी तक पंजाबी ही था। दोपहर के वक्त यह आदमी दुकान अंदर से बंद करके कोठरी में आया और उसने मुझे आवाज देकर नीचे बुलाया। कोठरी में कमजोर सा जर्द बल्ब जल रहा था। मैंने उस आदमी को गौर से देखा। उसकी उम्र 40 के करीब होगी। घुंघराले स्याह बाल थे जो कनपटियों से सफेद होना शुरू हो गए थे। रंग पंजाबियों जैसा साफ और खिलता हुआ था। कद लंबा और शाने चौड़े थे। वो बंगालियों जैसे सिल्क के कुर्ते और खद्दर के पाजामे में मलबूस था। उसने सबसे पहले मुझसे पूछा, तुम पंजाबी हो और पाकिस्तान से आए हो? मैंने सीधे साधे अल्फाज में कहा, मेरा नाम मंजूर है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त अक्सर सरहद पार करके अमृतसर में इंडियन फिल्में देखने आया करता था। एक दिन मैं उसके साथ बॉर्डर क्रॉस करके अमृतसर पहुंच गया कि वापसी पर बॉर्डर पुलिस ने हमें धर लिया। मेरा दोस्त तो पकड़ा गया मगर मैं फरार होने में कामयाब हो गया। उस वक्त से मारा मारा फिर रहा हूँ। हिंदू बनकर माथे पर तिलक भी लगा लिया कि पहचाना ना जाऊं। कलकत्ते इसलिए आया था कि जहाँ से बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करके मशरकी पाकिस्तान चला जाऊंगा। अगर आप इस सिलसिले में मेरी मदद करें तो मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। दुकानदार की निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। साफ लग रहा था कि वो मेरी कहानी को मन घड़त समझ रहा है। उसने टिफिन कैरियर खोला, अपने साथ खाना खिलाया और बताया कि इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर को उसने किस मुश्किल से टाला है। मैंने फिर शुक्रिया अदा किया और कहा कि खुदा उसे इसका अजर देगा। उसने तुनक कर कहा, मैं भारतीय बाशिंदा हूँ और तुम्हें बचाकर अपने मुल्क से गद्दारी की है। खुदा मुझे इसका अजर कैसे देगा? मैं एक पल के लिए साकित रह गया। उसने मेरी प्याली में थोड़ी सी भिंडियां डालते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैं पाकिस्तान को पसंद नहीं करता। मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे और मेरे दरमियान जो इस्लाम का रिश्ता है उसकी वजह से तुम्हारी मदद करने पर मजबूर हूँ। और फिर तुम पंजाबी भी हो। पंजाबियों ने सन 47 में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। वो खामोशी से रोटी खाता रहा। मैं भी चुप रहा, लेकिन हर लुकमा जहर बनकर मेरे हलक से उतर रहा था। खाना खाने के बाद उसने सिगरेट सुलगा लिया और बोला, मैं जानता हूँ तुमने मुझे झूठी और मनगढ़ंत कहानी सुनाई है। तुम्हें पाकिस्तान से यहाँ गड़बड़ करने के लिए भेजा गया है। भारत का वफादार शहरी होने के नाते ये कभी गवारा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें इंडियन पुलिस के हवाले भी नहीं करूंगा। अगर तुम वादा करो कि यहाँ किसी किस्म की तखरीबी कार्रवाई किए बगैर मशरकी पाकिस्तान की तरफ निकल जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो आखिर CID का आदमी था। उसने मेरी बातों से ठीक अंदाजा लगा लिया था, मगर इस्लाम के अटूट रिश्ते ने मेरी जान बचा ली थी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं वादा करता हूँ कि वैसा ही करूंगा जैसा वो कह रहा है। हकीकत ये थी कि मैं खुद भी वहाँ से पाकिस्तान फरार होना चाहता था। अगरचे उस वक्त मशरकी पाकिस्तान की सियासी फजा बेहद खराब थी, लेकिन वो पाकिस्तान तो था और वहाँ से मैं आसानी से लाहौर जा सकता था। झंग स्याल के इस मुसलमान दुकानदार का नाम शेख अहमद बख्श था। दोपहर के वक्त वो नौकर को दुकान पर बिठाकर घर गया और वापसी पर उसकी टोकरी में एक जनाना बुर्का था। जब शाम गहरी हो गई तो उसने मुझे बुर्का पहनाया और कहा कि दुकान से निकलकर मेरे पीछे पीछे चले आना। मैंने बुर्का पहन लिया। मेरे जूते भी उसने बदलवा दिए थे। मैंने 100 रुपए के 2 पाकिस्तानी नोट और मशरकी पाकिस्तान की सरहद का छोटा सा नक्शा बड़ी होशियारी से बाथरूम में जाकर पहले ही निकाल लिया था। मैं जनाना सैंडल और बुर्का पहनकर दुकान से निकल आया। अहमद बख्श मेरे आगे आगे चल रहा था। बाजार में काफी रौनक थी। नकाब की जाली से मैंने नजर अपने मोहसिन पर लगा रखी थी और उसके पीछे पीछे चल रहा था। 2-3 बाजार घूमकर एक चौराहा आया। उसने एक खाली रक्षा रुकवा लिया, फिर सर के हल्के से इशारे से मुझे बैठने को कहा। रक्षा हम दोनों को लेकर कई बाजारों में से गुजरता लोअर चीतपुर रोड की एक पुरानी मगर बहुत बड़ी बिल्डिंग के फाटक में दाखिल हो गया। बिल्डिंग के अंदर एक कुशादा सहन था जहाँ दीवार के साथ पानी के नल थे। उसके नीचे बाहर वाली दुकानों के 2 नौकर बर्तन धो रहे थे। रक्षे से उतरकर हम पहलू वाली तंग सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में पहुंच गए। शायद उसने अपनी बीवी को सब कुछ बता रखा था। उसने मुझे बुर्के में देखकर किसी किस्म की हैरत जाहिर न की। रात के खाने के बाद अहमद बख्श मुझे वहां से निकालकर उस इलाके की मस्जिद नाखुदा के करीब एक खाली फ्लैट में ले गया और मुझे हिदायत की कि मैं वहां से हरगिज बाहर कदम न रखूं। जहां दीवार के साथ एक जानिब जूतों के डिब्बों का अंबार लगा हुआ था। उसने अलमारी में से चादर निकालकर फर्श पर बिछा दी और तकिया भी लगा दिया। बोला, तुम आराम करो और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। मैं भी बाहर से ताला लगा दूंगा। खबरदार बत्ती रोशन न करना। मैं सुबह आऊंगा। मेरे पास पानी की एक बोतल और सिगरेट का एक पैकेट छोड़कर वो चला गया। सारी रात मच्छरों ने मुझे सोने न
दिया। अंधेरे में बैठा सिगरेट फूंकता रहा। किसी वक्त थोड़ी देर को आंख लगती तो मच्छर काट कर जगा देते। अलसुब मस्जिद नाखुदा से अजान की आवाज आई। फिर बाहर से कोई ताला खोलने लगा। मैं चौकस हो गया। दरवाजा खुला और मेरा मोहसिन अंदर आ गया। वो मेरे लिए नाश्ता लाया था। उसने बताया कि मेरे निकलने का बंदोबस्त हो गया है। आज रात 2 बजे कमरदीन नामी एक आदमी आएगा। वो मेरा खास आदमी है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें सरहद पार करवा देगा। मैं खामोश रहा। शेख अहमद बख्श ने जेब से बटवा निकाला। उसमें से पाकिस्तानी करेंसी के 100 के 5 नोट निकाल कर मुझे दिए और कहा, मैं एक मामूली दुकानदार हूँ, इससे ज्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बर्तन टोकरी में रख कर जाने लगा तो कहा, मैं दोपहर को खाना लेकर आऊंगा। मैं उसे ममनूनियत भरी नजरों से देखता रहा। वो चला गया। दोपहर को एक बार फिर मेरे लिए खाना लेकर आ गया। उसने मेरे फरार के मौजू पर कोई बात न की, बस इधर उधर की बातें करता रहा। रात के खाने के बाद उसने सेफ्टी रेजर दिया और कहा कि शेव कर लेना। मेरी दाढ़ी काफी बढ़ाई थी। फिर मुझसे बगलगिर हुआ और रात के 2 बजे तैयार रहने की ताकीद करके चला गया। उसके जाने के बाद मैंने शेव बनाई, गुस्ल किया। दोपहर को उसने मुझे बंगला कुर्ता और पाजामे का एक जोड़ा दिया था। वो मैंने पहन लिया। मशरकी पाकिस्तान के नक्शे की अब मुझे जरूरत नहीं थी। वैसे भी ये मुझे जासूसी के इल्जाम में पकड़वा सकता था। मैंने नक्शे को फाड़ कर बाथरूम में फेंक दिया। 700 रुपए के पाकिस्तानी करेंसी नोट तह करके जेब में रखे और सिगरेट सुलगा कर रात गहरी होने का इंतजार करने लगा। वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। जब मेरी घड़ी की सुई ने ठीक रात के 2 बजाए, दरवाजे के ताले में चाबी घूमी। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने आहिस्ता से पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से पुरसुकून भारी आवाज आई, कमरदीन। दरवाजा खुलकर बंद हो गया। अंधेरे में दरमियाने कद और दुबले पतले बदन का एक आदमी अंदर आया। वो भी बंगाली लिबास में था। वो मेरे करीब चटाई पर बैठ गया और मुझसे पंजाबी में बोला, तुम्हें बंगाली नहीं आती? मैंने नफी में सर हिला दिया। बोला, फिर तुम दूसरे लोगों के लिए इस वक्त तक गूंगे होगे जब तक मशरकी पाकिस्तान की सरहद पार नहीं कर लेते। मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसने पूछा कि मेरे पास पाकिस्तानी करेंसी कितनी है। मैंने जेब से 100 के 7 नोट निकाल कर उसके सामने रख दिए। उसने सारे नोट उठाए, उनको जोड़कर मोमबत्ती सी बनाई और अपने पाजामे के नेफे में डाल लिया। फिर जेब से भारतीय करेंसी के रुपए वाले 4 नोट मुझे दिए और कहा, इन्हें अपने पास रखो, भूलना नहीं कि तुम गूंगे हो। इतने में नीचे किसी मोटर के आहिस्ता से रुकने की आवाज सुनाई दी। कमरदीन ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। फ्लैट से निकलकर उसने दरवाजे पर ताला लगाया और हम तंगो तारीख सीढ़ियां उतर कर नीचे बाजार नुमा गली में आ गए। एक पुराने मॉडल की मोरिस गाड़ी बिजली के खंबे से जरा आगे खड़ी थी। उसकी पिछली सीट का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं और कमरदीन पिछली सीट पर बैठ गए। गाड़ी का इंजन गरजा और गाड़ी जकरिया स्ट्रीट के इलाके की नीम तारीख सुनसान गलियों से निकलकर लोअर चेतपुर रोड पर दौड़ने लगी। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा था। हम भी चुप थे। रात के सन्नाटे में गाड़ी वीरान सड़कों पर तेजी से अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। उस जमाने में भी कलकत्ता बहुत वसी और दूर तक फैला हुआ शहर था। 1 घंटे तक हमारी गाड़ी शहर की सड़कों पर चलती रही। फिर मज़ाफाती इलाका शुरू हो गया। अब हमारी दोनों जानिब खेत थे। उनमें नारियल के दरख्त पिछली रात की ठंडी हवा में आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहे थे। हम एक ऐसी सड़क पर आ गए जहां कारखानों की चिमनियां आसमान की तरफ उठी हुई थीं। आसमान पर सितारे अब फीके पड़ने लगे थे। इस दौरान मेरे साथी ने मुझसे कोई बात नहीं की। मोटर गाड़ी कारखानों की चिमनियां पीछे छोड़कर वीरान इलाकों में आई तो कमरदीन ने सिगरेट सुलगाया और ड्राइवर से पंजाबी में कहा, मेरा थैला साथ रख लिया था? ड्राइवर ने कहा, हाँ जी, और कहकर खामोश हो गया। मैं समझ गया कि ये ड्राइवर कोई गैर नहीं है। फिर भी मैंने कोई बात करना मुनासिब ख्याल न किया और खामोश बैठा रहा। मेरी आंखें सुलग रही थी मगर मैं उनसे कोसों दूर था। पाँव फटने लगी तो गाड़ी एक जंगल में दाखिल हो गई। यहाँ हवा में खुनकी थी। जंगल खत्म हुआ तो हल्का हल्का उजाला फैल चुका था। हमारी मोटर अब एक कच्ची सड़क पर से गुजर रही थी। बाएं जानिब टेलीफोन के खंभे दूर तक चले गए थे। हमने कई छोटी छोटी नदियों के पुल अबूर किए। दिन पूरी तरह निकल आया और धूप चारों तरफ फैल गई तो छतरीदार झाड़ियों के एक टीले के करीब से निकलकर मोटर एक जगह रुक गई। आगे बांस के झुंड में एक छोटा सा रास्ता घने जंगल की तरफ जा रहा था। कमरदीन ने थैला उठाया और ड्राइवर को वापस भेज दिया। हम पैदल चलने लगे और जंगल में काफी दूर तक आ गए। जहाँ चंद एक खपरेल की झोंपड़ियां भी नजर आईं। कमरदीन मुझे एक दरख्त के नीचे खड़ा करके एक झोंपड़ी के पास गया। उसने किसी को आवाज दी। अंदर से एक देहाती बंगाली बाहर आया जिसने सिर्फ एक मैली सी धोती पहन रखी थी। कमरदीन उससे बंगला जबान में बातें करने लगा। फिर वो उसे लेकर मेरे पास आया। बंगाली ने मुझसे हाथ मिलाया और हमें एक खाली झोंपड़ी में ले गया। यहाँ हमने चावल मछली खाई, काली कड़वी चाय पी। कमरदीन ने मुझे बताया कि ये बंगाली मुसलमान है और हमारा अपना आदमी है, मगर उसे यही बताया गया है कि तुम गूंगे हो और तुम्हें सरहद पार करवानी है। ये आदमी आज रात तुम्हें अपने साथ सरहद पार करवाने ले जाएगा। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने उसे तुम्हारी रकम में से 500 रुपए दे दिए हैं, बाकी 200 रुपए तुम अपने पास रखो। कमरदीन ने 100 के 2 पाकिस्तानी करेंसी नोट मेरे हवाले कर दिए। हम झोंपड़ी में लेट गए। रात भर का मैं जागा हुआ था। शाम तक सोता रहा। मैं जागा तो कमरदीन
वहाँ पर नहीं था। बाहर शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। कमरदीन एक और झोंपड़ी से निकलकर मेरी तरफ आया। उसने थैला मुझे देकर कहा, इसमें तरकारी है, ये तुम हिली के स्टेशन मास्टर के सुपुर्द करोगे। ये थैला और तरकारी हमारी निशानी है। हिली का स्टेशन मास्टर हमारा अपना आदमी है। हिली मशरकी पाकिस्तान की सरहद पर है। हिली का स्टेशन मशरकी पाकिस्तान में और स्टेशन मास्टर नजर का क्वार्टर भारत यानी मगरबी बंगाल की सरहद में है। मशरकी पाकिस्तान की सरहद किसी को समझ में नहीं आ सकती। ये बंगाली तुम्हें किसी न किसी तरह अपनी हिफाजत में स्टेशन मास्टर के क्वार्टर तक पहुंचा देगा। उसके बाद स्टेशन मास्टर तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवाएगा। अब मैं जाता हूँ। मेरा साथी कमरदीन वापस कलकत्ते की तरफ चला गया। मेरे बंगाली रहनुमा ने रात को मुझे चावल और मछली का पतला शोरबा दिया। उसके बाद उसने इशारे से मुझे सो जाने के लिए कहा। मैं झोंपड़ी में बिछी चारपाई पर लेट गया। यहाँ बहुत मोटे मोटे मच्छर थे। इन मच्छरों ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया। आधी रात के बाद बंगाली रहनुमा आ गया। उसने मैली कुचैली सदरी भी पहन रखी थी। इशारे से उसने मुझे साथ चलने को कहा। हम झोंपड़ी से निकलकर अंधेरे जंगल में एक तरफ रवाना हो गए। उस वक्त मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल ये थी कि मुजीबुर रहमान की अवामी लीग भारी अक्सरियत से जीत चुकी थी। मुजीब अपने साथ 6 नुकाती फार्मूला लाया था। इस दौरान बंगाली मुसलमानों के दिलों में मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के जज्बात भर दिए गए थे और वहाँ इंतखाबात इसी नफरत की बिना पर हुए थे। अब फाते अवामी लीग इक़्तिदार के साथ साथ मगरबी पाकिस्तान से मुकम्मल आज़ादी का भी मुतालबा कर रही थी। अवामी लीग की कामयाबी के साथ ही भारतीय फौजें मगरबी बंगाल की सरहदों पर पहुंच गई थीं और पूरी 5 डिवीजन फौज ने मशरकी पाकिस्तान को अपने घेरे में ले रखा था। ये नक्लो हरकत बड़ी खामोशी से हो रही थी और भारत के अज़ाइम साफ जाहिर थे कि वो मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की मदद से बांग्लादेश को आज़ाद करवाना चाहता है। ये रहनुमा मुझे बेहद दुश्वार गुजार रास्तों से ले जा रहा था। वो भारतीय बॉर्डर फोर्स की चौकियों से बचकर गुजर रहा था। हमने कई नदियां और नाले उबूर किए। कोई 2 बजे रात मुझे दूर एक टीले की आगोश में कुछ धुंधली रोशनियां दिखाई दी। चूंकि मैं गूंगा और बहरा बना हुआ था, इसलिए मेरा बंगाली साथी मुझसे इशारों में ही बात करता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो मगरबी बंगाल का सरहदी गांव बन गांव था। यहाँ से हिली का सरहदी स्टेशन चंद मील के फासले पर था, जहाँ भारतीय फौजियों के साथ पाकिस्तानी फौज के जवानों ने तारीखी जंग लड़ी और शुजात और सरफरोशी की तारीख में सुनहरा बाब रकम किया। यहाँ तक कि खुद भारतीय फौज के जर्नैलों को पाकिस्तानी फौज की बहादुरी और जज्बा शहादत का एतराफ करना पड़ा। हम बन गांव से काफी दूर रहकर एक घाटी में से गुजर रहे थे। यहाँ चारों तरफ जंगली झाड़ियां और बांस के झुंड थे। रात का पिछला पहर था। मेरी घड़ी की चमकदार सुइयां 4 बजा रही थीं। एक टीले की ढलान पर दूर रेलवे का सिग्नल दिखाई दिया। उसकी बत्ती सुर्ख थी। बंगाली रहनुमा मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके एक दर्रे में दाखिल हो गया। ये दर्रा एक तंगो तारीक घाटी से गुजरकर एक खुश्क नाले में उतर गया था। नाले से बाहर निकले तो कुछ फासले पर एक ढलवान छत वाले क्वार्टर का खाका अंधेरे में उभरता दिखाई दिया। बंगाली रहनुमा ने मुझे इशारा करके वहीं ठहरने को कहा। वो खुद ऊंची नीची जंगली घास में चलता हुआ क्वार्टर में दाखिल हो गया। मैं सांस रोके अपनी जगह पर खड़ा रहा। कुछ देर बाद वो वापस आकर मुझे भी अपने साथ अंदर ले गया। वहाँ मेरी मुलाकात हिली के मुसलमान मगर भारतीय बंगला स्टेशन मास्टर नजरुल से हुई। मैंने उसे थैला दिया तो उसने तरकारी निकाल कर गौर से उसे देखा और फिर मुझे क्वार्टर की पिछली कोठरी में जाकर आराम करने का मशवरा किया। कोठरी में लकड़ी का एक तख्त बिछा हुआ था। मैं उस पर लेट गया। दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे, लेकिन अब तक सारा काम बड़ा तसल्ली बख्श अंदाज में हुआ था, इसलिए मैं कदरे मुतमईन भी था। मेरे बंगाली रहनुमा ने मुझसे 100 रुपए का पाकिस्तानी नोट लिया और वापस चला गया। शायद ये नोट उसने हिली के स्टेशन मास्टर को देना था। मुंह अंधेरे स्टेशन मास्टर नजरुल ने मुझे चाय पिलाई, डबल रोटी का एक टुकड़ा खाने को दिया और इशारों में बताने लगा कि मुझे उसके साथ चलना होगा। वो मुझे क्वार्टर के पिछले दरवाजे से निकालकर खेतों और नारियल के झुंडों से गुजारता हुआ एक रेलवे लाइन पर ले आया, जहाँ एक माल गाड़ी खड़ी थी। उसने एक डिब्बे की तरफ इशारा किया तो मैं माल गाड़ी के डिब्बे में घुस गया। अंदर लकड़ी के बड़े बड़े डिब्बे पड़े थे। स्टेशन मास्टर ने इशारों में बताया कि गाड़ी मुझे ढाका पहुंचा देगी और मैं इस दौरान बाहर निकलने की कोई कोशिश न करूं। स्टेशन मास्टर ने मुझे पानी से भरी हुई छोटी सी सुराही और एक खाली नारियल दिया जो उबले हुए चावलों से लबरेज था। वो डिब्बे का दरवाजा बंद करके चला गया। मैं लकड़ी के डिब्बों के पीछे छुप कर बैठ गया। बंद डिब्बे की दर्जों से सुबह की रोशनी अंदर आने लगी। जनवरी का महीना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान का मौसम खुशगवार था। 2 घंटे बाद डिब्बा खिसकना शुरू हुआ और उसे माल गाड़ी के साथ जोड़ दिया गया। माल गाड़ी हिली के रेलवे स्टेशन से रवाना हुई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। सारा दिन गाड़ी चलती रही।
उसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। उसने कई पुल उबूर किए। मैंने नारियल में भरे हुए उबले चावल निकाल कर खाए और सुराही से पानी पी लिया। दिन के 2 बजे गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन पर देर तक रुकी रही। जहां से चली तो उसकी रफ्तार खासी तेज हो गई। दिन गुजर गया, रात आ गई। मैं डिब्बों के दरमियान टांगे पसार कर थोड़ी वर्जिश कर लेता ताकि बैठे बैठे टांगे अकड़ न जाएं। रात को फिर मैंने बाकी मांदा चावल खाए और एक खोखे से टेक लगाकर सोने की कोशिश करने लगा। सारी रात गाड़ी चलती रही। बीच बीच में मेरी आंख खुल जाती और मैं घड़ी पर वक्त देख लेता। रात के 3 बज रहे थे कि गाड़ी के पहियों में ऐसी गड़गड़ाहट शुरू हो गई जिससे अंदाजा हुआ कि गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन के बहुत बड़े यार्ड से गुजर रही है। शायद ढाका का बड़ा रेलवे स्टेशन आ गया था। मैंने एक दर्ज में से बाहर देखा। मुझे रोशनियां पीछे की तरफ भागती हुई दिखाई दी। ये मकानों, कोठियों और कारखानों की रोशनियां थी। गाड़ी की रफ्तार कम हो गई थी। रेलवे यार्ड से गुजरते हुए माल गाड़ी ने निस्फ घंटा लगा दिया था। आखिर एक हल्के से धचके के साथ गाड़ी रुक गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।